दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल BW की क्लासेस में। आप सभी बच्चों के लिए ठीक है, आज मैं लेके आया हूँ क्लास 12 बायोलॉजी के लिए। ठीक है, क्लास 12 बायोलॉजी। अब जो क्वेश्चन नंबर आपके 2 से हैं, यानी कि अतुलगोत्रीय जो क्वेश्चन बनते हैं, और यहाँ पे ठीक है एक एक नंबर के जो भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, उसको मैं आज यहाँ पे सॉल्व कराने वाला हूँ। ठीक है, तो इस पूरी वीडियो में आप जो है एकदम अच्छे से दिल थाम के बैठे रहिएगा। ठीक है, ताकि आपकी पूरी वीडियो अच्छे से एकदम पूरा जो है क्लियर हो जाए। और 100% गारंटी है कि यूपी बोर्ड में पक्का आएंगे। ठीक है, चाहे बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे फिर प्री बोर्ड हो। ठीक है, क्लियर है, इसमें से क्वेश्चन आने ही आने तय है। ठीक है, 100% दावे के साथ कह रहा हूँ। चलिए स्टार्ट किया जाए, ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट किया जाए। और स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के लिए छोटी सी लाइन कहूँगा कि चलता रहूँगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊँगा। चलता रहूँगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊँगा। या तो मंजिल मिल जाएगी या फिर अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। या तो मंजिल मिल जाएगी या फिर अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। तो चलिए आइए इसी के साथ हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, है ना। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन आपके सामने ये इस प्रकार से है। ठीक है, जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को ठीक है अच्छे से एकदम ध्यान से देखिएगा, और जो है इसको सॉल्व करते हुए हम लोग चलेंगे आगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कह रहा है आपका पहला क्वेश्चन दूसरे का वाला क्वेश्चन कह रहा है इसमें। ठीक है, कह रहा है इसमें क्लाइनेड ठीक है फेल्टर एवं टर्नल सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। टर्नल सिंड्रोम और ठीक है क्लाइन फिल्टर में जो होता है यहाँ पे गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, ये हमको बताना है। तो देखिए भैया, क्लाइन फिल्टर में जो होता है एक सिंड्रोम होता है, ये रोग होते हैं जो कि मनुष्यों में दोनों रोग होते हैं। लेकिन क्लाइन फिल्टर जो सिंड्रोम होता है, इसमें जो गुणसूत्र की संख्या होती है वो 47 होती है। कितनी होती है? 47 गुणसूत्र होती है, यानी कि इसमें 47 यानी कि 44 प्लस ठीक है 44 प्लस यक्स वाई गुणसूत्र, तो इसमें कोई ना कोई दिक्कत आती रहती है। ठीक है, अब उसके बाद अगर टर्नल सिंड्रोम की बात करें, किसकी बात करें? टर्नल सिंड्रोम की। तो टर्नल सिंड्रोम में जो होता है ये 45 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 45 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें 44 प्लस यक्स गुणसूत्र होता है। ठीक है, ये रहा इसके गुणसूत्रों की संख्या। अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने इस प्रकार से है, जो कि आप देख भी रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है इसमें नर ठीक है जर्म कोशिका, ठीक है नर जर्म कोशिका किस विभाजन द्वारा ठीक है किस विभाजन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती है। शुक्राणु का निर्माण ठीक है नर जर्म में किस प्रकार जो है होता है। चलिए आगे की तरफ हम लोग चलते हैं, इसको हम देखते हैं। इसका आंसर ये होगा कि नर जन्म कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है भैया? अर्धसूत्री विभाजन द्वारा ठीक है शुक्राणुओं का निर्माण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से है, जो कि आप देख रहे हैं। ठीक है, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, तो इस क्वेश्चन में कहा है परागकण मातृ कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है। परागकण मातृ कोशिका की बात किया है। किसकी बात किया है? मातृ कोशिका की बात किया है। तो इसमें जो है इसकी संख्या ठीक है कितनी होती है, ये हमको जानना है। तो देखिए भैया, परागकण मातृ कोशिका में जो होती है संख्या वो होती है 2n। क्या होती है? 2n, यानी कि 2 गुणित होती है। 2n यानी कि 2 गुणित होती है। किसकी संख्या होती है? परागकण मातृ कोशिका की ठीक है गुणसूत्रों की संख्या 2 गुणित होती है, यानी कि 2n होती है। चलिए हम आगे की क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो कहा है इसमें इस प्रकार से कहा है, घा वाले क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, जो घा वाला क्वेश्चन है आपके सामने कह रहा है इसमें उस एंजाइम का नाम लिखिए। उस एंजाइम का नाम लिखिए जो डीएनए अणुओं किसके डीएनए अणुओं को खंडों में तोड़ देता है। मतलब ऐसे एंजाइम का नाम हमको बताना है जो डीएनए अणुओं को क्या कर देता है? खंडों में तोड़ देता है। चलिए उस एंजाइम का नाम हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, उस एंजाइम का नाम क्या है? विदलन एंजाइम। क्या नाम है? विदलन एंजाइम नाम है।
ठीक है। विदलन एंजाइम की अगर हम बात करें तो ये इसमें दो एंजाइम ऐसे होते हैं जो कि क्या काम करते हैं, डीएनए अणुओं को खंडों में तोड़ देते हैं। जैसे इसमें लिखा है क्या चीज़, ठीक है, एक्सो न्यूक्लिएजेज और एंडो न्यूक्लिएजेज यवम, ठीक है, प्रतिबंधन एंडो न्यूक्लिएज, ठीक है। ये ऐसे एंजाइम होते हैं जो क्या काम करते हैं, डीएनए अणुओं के जो खंड होते हैं उसको क्या कर देते हैं, खंडों में तोड़ देते हैं, डीएनए अणुओं को जो, ठीक है, खंडों में तोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंगा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, ठीक है। अंगा वाला क्वेश्चन जो कह रहा है कुछ इस प्रकार से आपके सामने है, ठीक है, जो कि आप देख भी पा रहे हैं, है ना, आपकी स्क्रीन पर जो कि है। चलिए इस वाले क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, बेखूबी इसको देखते हैं। कह रहा है इसमें कार्बन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण, क्या कह रहा है, स्थिरीकरण करने का कारण पौधों, ठीक है, करने के कारण पौधों को क्या कहते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण करने के कारण पौधों को क्या कहते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इसका आंसर देखते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण कहते हैं, इसलिए उन्हें इसी कारण से पौधों को क्या कहते हैं, उत्पादक कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्पादक कहते हैं, ठीक है, प्रोडक्टर कहते हैं। ये हो गया, ठीक है, जो कि उत्पादक होते हैं। अब उसके बाद बात करें, ये पौधे कैसे होते हैं, स्वपोषी होते हैं। कैसे होते हैं, स्वपोषी होते हैं, ठीक है, ऑटोट्रॉफिक होते हैं। क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई। आइए चलते देखते हैं हम, ये रहा आपका अति लघुत्तरीय के सवाल, जो कि 5 सवाल थे आपके, ये समाप्त होते हैं। अब चलते हैं हम लघुत्तरीय प्रश्न को देखते हैं, लघुत्तरीय प्रश्न फर्स्ट को देखते हैं, ठीक है। उसमें से तीसरे क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, इस चीज़ को हम देखते हुए चलेंगे। चलिए अब हम क्वेश्चन को देखते हुए चलेंगे। कह रहा है पक्षियों में लिंग निर्धारण को स्पष्ट कीजिए। मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, ये पक्का प्री बोर्ड या फिर बोर्ड के पेपरों में ज़रूर पूछा जाएगा, मेरा दावा है। तो इसलिए आप हर एक चीज़ को पढ़ के जाइएगा मेरे 12 के विद्यार्थियों, ठीक है। चलिए देखते हैं पक्षियों में लिंग निर्धारण को स्पष्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं। निर्धारण के लिए बात कहा है, तो चलिए इस चीज़ को हम क्या करते हैं, अच्छे से सॉल्व करते हुए चलते हैं, है ना। देखिए कहा है पक्षियों में लिंग निर्धारण जो होता है वो कितना होता है, यहाँ पे जेड, ठीक है, इसको लिया गया है, जेड से ZW क्रिया विधि द्वारा, ठीक है, पाई जाती हैं। इतनी बातें याद रखिएगा, ठीक है। इसको आप क्रॉस भी करा सकते हैं। अब उसके बाद है इनमें नर समयुग्मजी होता है। क्या होता है, नर जो होता है वो समयुग्मजी होता है, मतलब समान युग्मक इसके नर के होते हैं, जिसके दोनों लिंग गुणसूत्र यानी कि जड़ से प्रदर्शित होते हैं। कहने का मतलब इसका क्या है कि जो नर होता है उसमें जेड जो होता है ये समान गुणसूत्र के जेड उसमें पाए जाते हैं। इसके कहने का मतलब यही है। चलिए आगे देखते हैं। अतः नर हमेशा, ठीक है, नर हमेशा समान प्रकार के ही युग्मक उत्पन्न करते हैं। जो नर होता है वो हमेशा क्या करता है, समान प्रकार के युग्मक को उत्पन्न करता है। इसमें मादा विषम युग्मजी होता है। ध्यान रखना, पक्षियों वाले में मादा क्या होता है, विषम युग्मजी होता है, मतलब W, ठीक है, और जेड होते हैं इसमें, या फिर ZW होते हैं, ठीक है। इतनी बात को आप क्लियर याद रखिएगा। चलिए अब हो गया इसमें जिसके 2 लिंग गुणसूत्रों को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, ZW से प्रदर्शित करते हैं। अतः मादा 2 प्रकार के अंडाणु या तो जेड, तब क्या होगा भैया, जो मादा होती हैं, ठीक है, वे जो अंडाणु देती हैं उनमें कौन से होंगे, ठीक है, इसमें से होंगे जेड अंडाणु या फिर W अंडाणु, या फिर W अंडाणु जो कि शुक्राणु के रूप में यहाँ पे निकलेंगे, जेड शुक्राणु या फिर W शुक्राणु, ठीक है, युक्त उत्पन्न करती हैं, जो निषेचन के बाद, ठीक है, जब इसमें निषेचन हो जाता तब क्या करते हैं ये, ठीक है, नर एवं मादा का निर्माण करते हैं। क्या करती हैं, नर एवं मादा का निर्माण करती हैं। जैसे कि आप लोग क्रॉस कराते होंगे, ठीक है, मैं आपको क्रॉस करके ही बता दे रहा हूँ, ठीक है, कैसे कराना है इसमें क्रॉस, ठीक।
देखिए मैं आपको ऐसे ही क्रॉस करके बता दे रहा हूँ, यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा, हालांकि समझ में भी आएगा मेरी बातों को। जैसे मान लेते हैं इसमें अभी भी ये चीज़ कहा गया है कि नर जो होता है ये समयुग्मजी होता है। चलिए नर वाले को ले लेते हैं हम, क्या कर लेते हैं, नर वाले को ले लेते हैं। तो नर वाले में क्या होता है, जेड जेड हो जाता है। और मादा वाले की अगर हम बात करते हैं तो मादा में क्या होता है, जेड डब्लू हो जाता है। जब इस वाले का क्रॉस इस वाले से हम कराते हैं तो क्या होगा, जेड जेड होगा। फिर इसी का क्रॉस जब हम इस वाले से कराएंगे तो क्या होगा, जेड डब्लू होगा। फिर इस वाले का क्रॉस जब हम इस वाले से कराएंगे तो क्या होगा, जेड जेड होगा। फिर इस वाले का क्रॉस जब हम इस वाले से कराएंगे तो क्या होगा, जेड डब्लू होगा। इतनी बातें क्लियर हो गई। मतलब ये जो होगा ये पुरुष, ये जो होगा ये पुरुष होगा, और ये जो होगा ये स्त्री होगा, ठीक है। और ये जो होगा ये आपका क्या होगा, पुरुष होगा, और ये क्या होगा आपका स्त्री होगा, ठीक है। यही चीज़ मेरे समझाने का पर्पज़ इसमें यही कहा है। समझ में आ गया। इसमें केवल उल्टा होते हैं, बस इतना ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बाकी क्रॉस सेम ही होते हैं। आ जाइए चलते हैं अपना अपना चीज़ हम अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो इसमें कहा है, ठीक है, खा वाला क्वेश्चन कहा है आपके सामने, जो कि इस प्रकार से है। खा वाला क्वेश्चन, खा वाले क्वेश्चन में कहा है क्या है, ठीक है। खा वाले क्वेश्चन में कहा है प्रतिरक्षा, ठीक है। प्रतिरक्षा क्या है, प्रतिरक्षा क्या है, तो ध्यान से देखिएगा भैया। प्रतिरक्षा क्या होता है, ये सब टोटली जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 के 2-2 नंबर की ये सब आते हैं, ठीक है। ये 100% इसमें से क्वेश्चन आएंगे। चलिए देखते हैं प्रतिरक्षा क्या है। तो शरीर में, ठीक है, सभी प्रकार के रोगजनकों, क्या, रोगजनकों और उनके विषैले पदार्थों के दुष्प्रभाव का प्रतिरोध, ठीक है, प्रतिरोध करके, ठीक है, समस्थैतिकता, ठीक है, समस्थैतिकता बनाए रखने की क्षमता होती है। इसे शरीर की प्रतिरक्षा, ठीक है, या प्रतिरोधक प्रतिरोधक क्षमता, ठीक है, इम्यूनिटी कहते हैं, इम्यूनिटी कहते हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई। इसके कहने का मतलब सीधा सीधा तात्पर्य ये है कि जो शरीर में हमारे विषैले पदार्थ होते हैं या फिर रोगजनकों होते हैं, ठीक है, उनके प्रति जो भी एंटीबॉडी हम तैयार करते हैं, ठीक है, जो कि वो उससे लड़ने का काम करते हैं, वो बीमारी से लड़ने का काम करते हैं, ठीक है, उन्हीं को कहते हैं प्रतिरक्षा या फिर प्रतिरोधकता, प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं, ठीक है। अब क्या काम है इसका, हमारे शरीर में, ठीक है, प्रतिरक्षा हेतु एक अति विशिष्ट तंत्र पाया जाता है, ठीक है। प्रतिरक्षा के लिए जो होता है एक विशिष्ट तंत्र पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं, ठीक है। प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है ये 2 प्रकार का होता है। चलिए देख लेते हैं। पहला जो होता है आपका पहला जिसको बोलते हैं अवशिष्ट प्रतिरक्षा, दूसरा होता है विशिष्ट प्रतिरक्षा, ठीक है। विशिष्ट प्रतिरक्षा का मतलब होता है जो कि विशेष प्रकार से होता है, अवशिष्ट प्रतिरक्षा का मतलब होता है जो कि एक अवशिष्ट पदार्थ का होता है। ये आगे चल करके, ठीक है, एक काम करते हैं, आगे चल करके ये क्या काम करते हैं उसको हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ठीक है। आगे चल करके ये काम क्या करते हैं, इस चीज़ को हम ध्यान में रखेंगे। आगे चल करके यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, ये दोनों, ठीक है, जन्मजात और उपार्जित प्रकार के हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, जन्मजात और उपार्जित प्रकार के हो जाते हैं। इसके कहने मतलब जन्मजात का मतलब ये होता है कि जो जन्म से होते हैं, और उपार्जित का मतलब ये होता है जब पैदा हो जाते हैं उसके बाद जो होते हैं उसे कहते हैं उपार्जित। इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि आपके सामने इस प्रकार से है, ठीक है, ये आपके सामने ये क्वेश्चन रहा। इसमें कहा है वाटसन, क्या कहा है, वाटसन एवं क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए के द्विकुंडित मॉडल का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए, ठीक है। तो इसमें फिगर बनाना है। देखिए फिगर जो कि आपके सामने इस प्रकार से कुछ है, ठीक है, आप फिगर को देख पा रहे हैं अच्छे से एकदम, ठीक है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ धीरे धीरे, यही आपको फिगर बनाना है, ठीक है, इसमें कुछ करना नहीं है। चलिए हम इसको आपको समझा देते हैं, है ना। अपन इसको समझते हैं, कैसे समझना है, देखिए ध्यान से। यहाँ पे जो डीएनए दिया है, डीएनए द्विकुंडलित मॉडल जो कि सीढ़ी के आकार का होता है। कैसे होता है भैया, सीढ़ी के आकार का होता है। इसकी जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो लंबाई होती है, ठीक है, ये होता है 20 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है।
इसका जो त्रिज्या होता है, यहाँ अगर बात करें तो 10 एंगस्ट्रॉम इसकी त्रिज्या होती है। ये चलता है 5 से 3 और फिर 3 से 5 की तरफ ये चलते हैं। ठीक है, इतनी बातें क्लियर रखना। इसके बीच में जो होते हैं ये सभी एंजाइम वगैरह जो है इसमें लगे होते हैं, जो कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के रूप में ये लगे होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे जो दो दो बिंदु करके दिखाएगा मतलब डबल बॉन्ड लगा है, और जो यहाँ पे 3 बॉन्ड करके दिखाए गए हैं उसमें कितने लगे हैं, उस वाले में जो लगे हैं, ठीक है, उसमें ट्रिपल बॉन्ड करके लगाए गए हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपके जो है ये बनते हैं। अब उसके बाद है यहाँ पे इसके जो है क्या नाम है 10 एंजाइमों, ठीक है, एक सर्पिल, ठीक है, कुंडलित जो होता है, एक सर्पिल कुंडलित जो होता है मतलब जो घुमाव होता है पूरा, ठीक है, उसमें जो होता है उसकी जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम के बराबर जो है उसकी लंबाई होती है। फिर एक बार जो मुड़ी जाती है, फिर एक बार क्या होती है, मुड़ने के बाद जैसे लघु खांच बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो खांचा दिया गया है इसकी जो लंबाई होती है वो 6 एंगस्ट्रॉम के करीब में होती है। ठीक है, इसकी जो गैपिंग होती है कितनी होती है, 6 एंगस्ट्रॉम के करीब में होती है। अब यहाँ बात हम कर देते हैं दोनों एंजाइम के बीच, ठीक है, दोनों के बीच मतलब इसके और इसके बीच जो होता है 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है, और एक बार कुंडली घूमने में यदि घूमती है वो तो उसमें 12 एंगस्ट्रॉम होता है, जिसको बोलते हैं दीर्घ खांच। अब दीर्घ खांच जो होता है इसकी बात अगर हम कर लें, दीर्घ खांच, तो दीर्घ खांच जो होता है ये यहाँ से लेकर के स्टार्ट होता है आपका, शुरू से लेकर के ये चलता है पूरा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इसे कहते हैं दीर्घ खांच कहते हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई। इसके बीच में जो एक लाइनिंग खींची जाती है ये कि आप देख रहे हैं, ठीक है, इसे कहते हैं क्या चीज़, इसे कहते हैं केंद्रीय, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं केंद्रीय मुख्य, ठीक है, कुंजी। अच्छा, ठीक है, केंद्रीय मुख्य कुंजी। अच्छा, इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए, डीएनए की द्विकुंडलित संरचना आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि इस प्रकार से आपके सामने खुलता है, ठीक है, घा वाला क्वेश्चन कह रहा आर्किड पादपों और आम के पेड़ों की शाखा पर उग जाता है। ठीक है, आर्किड जो होता है जिसे आप कहते हो वन, देहाती लैंग्वेज में कहते हो वन, आर्किड वाले पौधे का। तो आर्किड और आम के पेड़ के बीच पारस्परिक क्रिया को आप कैसे स्पष्ट करेंगे। ठीक है, उसको स्पष्ट करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो हम देखिए भैया कैसे स्पष्ट करेंगे, उसको हम देख लेते हैं ना। इसका आंसर इस प्रकार से आपके सामने खुलता है, ठीक है, जो कि हमको समझाना भी है। अब ध्यान से सुनिएगा कि आर्किड और आम का जो पौधा होता है, ठीक है, इनके मध्य जो होता है पारस्परिक क्रिया, जिसको बोलते हैं क्या चीज़, बोलते हैं सहभोजिता अथवा, ठीक है, परोपकारिता। आप पढ़े होंगे, ठीक है, सहभोजिता अथवा परोपकारिता का उदाहरण हो, ये दोनों होते हैं। किसका होते हैं, सहभोजिता और परोपकारिता का क्या होते हैं, ये उदाहरण होते हैं। मतलब क्या होता है कि आर्किड का जो पौधा होता है वो आम के पेड़ पर उगता तो है लेकिन उससे अपना भोजन नहीं लेता, ये सूर्य के प्रकाश से ही भोजन अपना बनाता रहता है। जैसे इसमें आपके आगे मैं आपको समझा दे रहा हूँ, कह रहा पादप जगत में, ठीक है, पादप जगत में अधिपाद, ठीक है, अधिपादप वे पादप हैं, अधिपादप वे पादप हैं जो स्वपोषी होते हैं। समझ में आया, मतलब आधे पौधे वे होते हैं जो स्वपोषी होते हैं, जैसे आर्किड की बात कर रहा है, परंतु दूसरे पादपों पर उगते हैं। क्या होते हैं, परंतु दूसरे पादपों पर उगते हैं, जैसे आर्किड, जैसे आर्किड। इसका मुख्य उदाहरण है अधिपादप, पादप स्थान, ठीक है, परजीवी। कैसे होते हैं, परजीवी, मतलब दूसरे पर रहेंगे लेकिन जीवित तो रहेंगे, लेकिन उससे क्या करेंगे, अपना भोजन नहीं लेंगे। ये दूसरे पादपों पर उगते हैं परंतु अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हमने अभी वही समझाया आपको कि दूसरे पादपों पर उगेंगे पर अपना भोजन ये स्वयं बनाएंगे, और उस पादप को किसी प्रकार की हानि नहीं देते। लेकिन ये क्या करेंगे, उस पौधे को जो है किसी प्रकार से हानि नहीं देते हैं। ये पादप अपनी, ठीक है, आर्द्रता ग्राही, मतलब नमी, ठीक है, लटकाने वाली जड़ों, जो इसके जो जड़ होते हैं जब वो लटका देती है, ठीक है, तो जड़ों को क्या कहते हैं, जब लटकाती है तो इसकी मदद से वायुमंडल से नमी का अवशोषण करते हैं। मतलब उस अपनी जड़ों से, ठीक है, आर्द्रता ग्राही जड़ों से, ठीक है, जिसको बोलते हैं हाइग्रो, ठीक है, स्कोपिक रूट्स जो होता है, ये क्या काम करता है, क्या काम करते हैं, इससे जो है वायुमंडल से जो नमी होती है उसको क्या कर लेता है, उसको अवशोषित कर लेता है। ठीक है, इस क्रिया में जो होता है आर्किड जो होता है लाभवंती होता है, परंतु आम का पेड़ जो है प्रभावी हो जाता है।
ठीक है, लेकिन आम का प्रभाव आम का जो पेड़ होता है उस पर जो है अप्रभाव पड़ता है, लेकिन आर्किड वाले में अप्रभाव नहीं पड़ता, वो प्रभावी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि आपके सामने इस प्रकार रहा। अगला क्वेश्चन जो कि इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में ज़रा ध्यान से देखिएगा। कहा है रेड डाटा बुक, क्या कहा है इसमें, रेड डाटा बुक से आप क्या समझते हैं, इसकी उपयोगिता क्या है। ठीक है, हमको समझाना रेड डाटा बुक से, हम सिंपल भाषा में आपको समझाऊं कि रेड डाटा बुक में उन्हीं चीज़ों को रखा गया जो कि विलुप्त हुए जानवर हैं। ठीक है, जो कि उनकी विलुप्तियाँ धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है, उनको जो है एकत्रित करके रखा गया। सिंपली भाषा में रेड डाटा बुक को कहते हैं IUCN, क्या कहते हैं, IUCN बोलते हैं। ठीक है, ये रेड डाटा बुक की जो है शॉर्टकट में इसको बोलते हैं। चलिए, ये एक कैसी है, एक विशेष प्रकार की किताब है जिसमें विलुप्त, ठीक है, संकटग्रस्त, जो विलुप्त हुए हैं और संकटग्रस्त वाले होते हैं, क्षति, ठीक है, अंशांकित, ठीक है, क्षति अंशांकित, ठीक है, दुर्लभ है, क्या होते हैं, दुर्लभ, सुभेद्य तथा, ठीक है, अनाकलित, ठीक है, अनाकलित जो होते हैं जीव जातियाँ, क्या होती हैं, अनाकलित जीव जातियाँ का सूचित, ठीक है, सूचीबद्ध जो होते हैं, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। इसके कहने का मतलब क्या है, इसको सूचीबद्ध जो विलुप्त हुए जीव जंतु हैं, संकटग्रस्त होते हैं, क्षतिग्रस्त जो होते हैं, ठीक है, दुर्लभ जो होते हैं, अनाकलित जो होते हैं, उनको जो है यानी कि जीव जातियाँ जो होती हैं, इनको सूचीबद्ध रूप से जो है इस बुक में रखा जाता है, जिसे हम कहते हैं क्या, रेड डाटा बुक कहते हैं। इसकी उपयोगिता कहाँ कहाँ होती है, ये मैं आपको समझा देता हूँ। इसकी उपयोगिता कहाँ कहाँ होती है। पहला क्या होता है, ये लुप्त, ठीक है, ये लुप्त हो रही जीव प्रजातियों की जानकारी देती है। क्या काम करती है, जो लुप्त हो गए जीव हैं उसकी जानकारी देती है। अगला क्वेश्चन, अगला जो पॉइंट है, इसमें हमें संकटग्रस्त जातियों के आश्रय स्थल की स्थिति की जानकारी मिलती है। जो कि संकटग्रस्त जातियां हैं, ठीक है, आने वाली जो संकट थी, जो पहले थी, उनको जो है आश्रय स्थल की जो है स्थिति की जानकारी हमें मिल जाती है। आगे आगे का जो है पॉइंट जो कहता है, ये हमें, ठीक है, वर्तमान में उपलब्ध जीवों की संख्या उपलब्ध कराती हैं। क्या कराती हैं, वर्तमान में जो विलुप्त जीव हो गए हैं उनको क्या करते हैं, हमें, ठीक है, संख्या की जानकारी हमें देती हैं। वर्तमान में जो जीव हैं उनकी बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद अगला है, आंकड़ों के माध्यम से लोगों को जीव संरक्षण के लिए प्रेरित करती हैं। ठीक है, आंकड़ों के माध्यम से जीव संरक्षण के लिए इनको क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। इस प्रकार से ये इस वीडियो में ये क्वेश्चन आपके समाप्त होते हैं। ठीक है, और अपने बोर्ड के लिए जो है इसको जरूर पढ़िएगा। ठीक है, और ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिएगा मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों। पक्का 100% गारंटी है कि ये बोर्ड के पेपर में 100% आएगा ही आएगा। चलिए,